तो आपको लगता होगा ये मनी है। क्या कहते हैं आप? इसको मनी कहते हैं। और का मतलब आपके देश में जो रुपया चल रहा है वो मनी है। तो कॉइन क्या है? क्या वो मनी है? अच्छा, तो चेक क्या है? क्या वो मनी है? जी। तो अगर आप समझ रहे हैं आज का टॉपिक, तो आज का टॉपिक है हमारा मनी के मीनिंग्स और फंक्शंस को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि जो आप इस गांधी जी को देख रहे हैं, इस 500 के नोट में, ये मनी का एक फॉर्म है, करेंसी इसे कहा जाता है। और रही बात कॉइन्स की, हाँ सिक्के की, तो वो भी क्या है? फॉर्म ऑफ मनी है। याद रखिएगा, मनी जब हम बात करते हैं तो मनी एक इंसानों द्वारा बनाई गई एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। इंसानों ने जैसे फायर इन्वेंट किया और व्हील इन्वेंट किया, वैसे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन माना गया मनी को। सर, मनी करता क्या है? तो मनी हमारी एग्रीमेंट, हमारे सोसाइटी में एक दूसरे से होने वाले एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को जनरल एक्सेप्टेबिलिटी में कन्वर्ट करता है। क्या मतलब है इसका? आइए समझते हैं डिटेल में। हाँ, कि कैसे मनी ने हमें मदद किया और क्या सिस्टम पहले चल रहा था। तो पहले चल रहा था हमारी सोसाइटी में बार्टर सिस्टम, जिसे हम कई बार C2C वे बोलते हैं, मतलब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। वस्तु के बदले वस्तु दे करके क्या करना? अपनी जरूरत पूरा कर लेना। तो बार्टर सिस्टम में हाँ बहुत समस्याएं थी। एक फार्मर को, जिसने वीट उगाया है, उसको चाहिए शूज। फार्मर पहुंच गया शूज लेने के लिए कॉबलर के पास। कॉबलर ने बोला मुझे तो अपने खेत हैं, कॉबलर के पास अपने खुद के फील्ड्स हैं, उसके पास खूब सारा अनाज है, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे आपके क्रॉप्स नहीं चाहिए। तो क्या अब एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इन्वेंट किया गया मनी को। आइए कुछ शॉर्टकमिंग समझ लें, क्या क्या कमियां हैं बार्टर सिस्टम में, जिसमें मनी का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु दे दी जा रही थी। सबसे पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है व्हाट वन इज रेडी टू गिव अप, द अदर शुड बी रेडी टू टेक अप। एक व्यक्ति जो देना चाहता है, सामने वाला व्यक्ति वही लेना अगर चाहता है, तभी तभी क्या हो पाएगा? एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा। जैसे कि मैंने फार्मर के केस में कहा, मैंने कहा फार्मर और कॉबलर दोनों तभी क्या करेंगे? एक्सचेंज कर पाएंगे अगर फार्मर जो देना चाहता है, कॉबलर वही लेना चाहता है। ताली दोनों हाथ से बजानी पड़ेगी। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो रही थी। और प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ एनी कॉमन यूनिट, अर्थात किसी एक चीज में वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेजर नहीं की जा रही थी पहले। जैसे आज हर एक चीज को हम मनी में मेजर करते हैं। अब वो डॉक्टर की सर्विस है, हाँ आपके ट्यूशन की फीस है, उसको भी मेजर कर सकते हैं। और वस्तु सामान जो बाजार में खरीद रहे हैं, आप चॉकलेट खरीद रहे हैं, क्यों? रुपीज में मेजर कर लेना है कि नहीं, कि 10 रुपए वाला चॉकलेट है कि 50 वाला है कि 100 वाला है। तो एक कॉमन यूनिट नहीं था पहले बार्टर सिस्टम में, ये प्रॉब्लम थी। और प्रॉब्लम की थी क्या थी? प्रॉब्लम व्हेन अ पर्सन हैज अ लार्ज एंड इंडिविजुअल कमोडिटी। किसी एक वस्तु जो उसके पास बड़ी हुआ करती थी, अब उसको वो स्मॉल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करे? मेरे पास हाथी है, मुझे क्या चाहिए? दो, हाँ मुझे, हाँ 2 वक्त की रोटी चाहिए। अरे भाई मुझे थोड़ा सा आटा चाहिए। क्या करें? हाथी का क्या बेचें? कान काट के बेच दे, पूंछ काट के बेच दे। देखा? तो जिसके पास लार्ज एंड डिविजिबल चीजें हैं, उनको स्मॉलर चीजें एक्सचेंज होने में बड़ी दिक्कत आती थी। और प्रॉब्लम क्या आएगी? लैक ऑफ रिलायबल मेथड ऑफ स्टोरिंग, क्योंकि ज्यादातर चीजें पेरिशेबल नेचर की होती थी पहले, जो कि मनी के रूप में यूज हो रही थी, और उनको आप लॉन्ग टर्म तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा मेजर, कोई ऐसा रखने का जरिया नहीं था। और तो और डिफिकल्टी इनटू एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स अबाउट फ्यूचर। हमने बहुत सारी चीजें ऐसी चाहिए होती हैं जिसका जरूरत तो आज है, पर पैसा आप धीरे धीरे देते हैं। जैसे आप अपने यहाँ रेंट दे रहे हैं,
आपके कोई पास बिल्डिंग किराए पर है, अरे इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर लो। आज इंश्योरेंस की प्रीमियम धीरे 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 दे रहे हैं, बाद में एक लमसम अमाउंट मिलता है। और सबसे अच्छा एग्जांपल है, अपने मोबाइल की बात कर लो। आज आपने मोबाइल ले लिया, एक इंस्टॉलमेंट जमा कर दी, मोबाइल आपको मिल गया, बाकी इंस्टॉलमेंट आप धीरे धीरे आने वाले समय देंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा बार्टर सिस्टम, क्योंकि वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या चीज एक्सचेंज में देनी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और लास्ट, लिमिटेड डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर हम बार्टर ही करते रहेंगे तो लोग स्पेशलाइजेशन नहीं करेंगे, काम डिवाइड नहीं करेंगे, सबको सब कुछ करना होगा। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, वो फार्मर भी है, वो कॉबलर भी है, वो वीवर भी है, वो पेंटर भी है, सब कुछ कर रहा है। पर समाज ऐसे नहीं चलता है। आज सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, अपने अपने यस गुड्स या सर्विसेज प्रोडक्शन के काम कर रहे हैं, जिसके लिए उनको अलग से पैसा, हाँ, मनी इन टर्म्स में दिया जा रहा है। आइए मनी की बात करते हैं। तो मनी, प्रोफेसर वॉकर ने मनी की सबसे आसान डेफिनेशन दे दी। मनी इज व्हाट मनी डज। मतलब ये क्या मतलब हुआ कि मनी वो है जो मनी करता है? तो ये एक बहुत वेग डेफिनेशन है, ये बहुत वाइड डेफिनेशन है, जो बताती है कि मनी का फंक्शन ही मनी है। ठीक है, मनी जो करता है। अब सबसे अच्छी, सबसे सिंपल डेफिनेशन जो आपको याद कर लेनी चाहिए वो है क्रॉथर की डेफिनेशन। प्लीज लर्न दिस। तो क्रॉथर ने डिफाइन किया, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तीन चीजें बता दी उन्होंने। पहला बताया कि वो एक्सेप्टेबल है, सब लोग उसको लेना पसंद करेंगे, ऐसी वस्तु होनी चाहिए मनी, और उससे चीजों को मेजर कर सकते हैं, चीजों की कीमत बता सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उसको फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए, बार्टर का तोड़ निकाल दिया हमने। ठीक है, बार्टर सिस्टम की कमियों का इलाज खोज लिया हमने। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हम इंसान जो है क्या करते हैं, हाँ, वो चीजें जो हमें परेशान करती है उसका इलाज खोज लेते हैं। देखिए, लाख कोरोना आया, दुनिया कुछ समय के लिए ठहर गई, बट क्या हमेशा के लिए बंद हो गया सब कुछ? क्या हम बाहर निकलना बंद कर दिए? नहीं, हमने कोरोना का भी क्या कर दिया, एक इलाज खोज लिया। हाँ, वैक्सीनेशन करा दिया, कोविड वैक्सीन लगवा दिया सबने। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। जैसे जैसे इंसानों को जरूरत होगी, इंसान उस समस्या का कुछ ना कुछ क्या करेगा, हल निकाल लेगा। चलो, ये तो हो गया साइंस। चलिए पढ़ते हैं अब काइंड्स ऑफ मनी। हाँ, मैंने कहा था, आप सोच रहे हैं जो आपके पास गांधी जी रखा है, जो आपके पॉकेट में गांधी, अरे गांधी जी, वही आपके जो करेंसी नोट्स आप यूज कर रहे हैं, तो क्या वो मनी है? तो मनी के रूप में, यस, काइंड्स ऑफ मनी में आपके पास करेंसीज होते हैं, कॉइन्स होते हैं, है ना। करेंसी के अंदर आता है कॉइन्स एंड पेपर करेंसी, ध्यान दीजिएगा, कॉइन एंड पेपर करेंसी। और दूसरा आता है डिपॉजिट मनी। पहले समझते हैं ये कॉइन्स क्या होते हैं। कॉइन्स यूजुअली मेटेलिक होते हैं, हाँ, सिक्के जो छालते हो मैच में हेड एंड टेल करने के लिए। तो कॉइन जैसे 1 रुपीज का कॉइन, 2 रुपीज का कॉइन, इवन कुछ पैसों का भी कॉइन आता है, बट आजकल ये पैसे चलन में नहीं है। हाँ, शायद तुमने 25 पैसे का कॉइन नहीं देखा होगा। अपने दादी या अपने दादा से तुम पूछ के देखो, उनके पास पुराने पैसे, पुराने कॉइन्स रखे होंगे, जरा देखना, बड़ा अच्छा लगेगा अगर उनके पास कलेक्शन होगा इसका। या आपके मंदिर में, आपके घर में जो, हाँ, वहाँ भी पुराने कॉइन्स रखे होंगे, जरा चेक करिएगा। तो कॉइन्स मेटल के होते हैं, इनको हम टोकन मनी कहते हैं। टोकन मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो फेस पे वैल्यू लिखी होती है वो ज्यादा होती है इसके मॉनेटरी वैल्यू से, इसके मेटेलिक वैल्यू से। समझाने के लिए कहते हैं कि अगर एक कॉइन 5 का है, 5 रुपए का सिक्का है, तो उसका जो मेटल है उसके अंदर वो 5 रुपए से कम का लगा है। समझ गए? उसके मेटल की कीमत, उसको बनाने की कीमत 5 से कम लगी है। सरकार उसके लिए सस्ते मेटल्स का इस्तेमाल करती है। अब यूज क्यों करते हैं कॉइन का, ये क्वेश्चन है। तो कॉइन हेल्प करता है स्मॉलर डिनोमिनेशंस की, अर्थात सस्ती चीजों को खरीदने के लिए, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके लिए आपको कम पैसे देने होते हैं। अब सब चीज 100 की नहीं खरीदते होगे या 500 की नहीं खरीदते होगे, कुछ सस्ते दामों की चीज भी खरीदते हैं। कैंटीन में खड़े हैं, 50 पैसे की एक कच्चा आम मिलती है। चलो, अब एक कच्चा आम के लिए क्या करेंगे? कैंटीन वाले अंकल को 500 का नोट देंगे? भगा देगा कैंटीन वाला अंकल, नहीं देंगे तुम्हें। समझ गए कि नहीं? बट आपके पास कॉइन होगा तो काम हो जाएगा। चलो, तो कॉइन का यूसेज आपको मालूम चल गया, स्मॉल ट्रांजैक्शंस करने के लिए काम आता है।
अब आता है नोट, हाँ, पेपर करेंसी। तो हमारे देश में जो पेपर करेंसी है, हाँ, वो 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक है। हाँ, आपको याद होगा पहले 2000 के नोट नहीं होते थे, ये डी नोटिफिकेशन के बाद जब नोट बंदी हुई उसके बाद से 2000 तक के नोट आ गए हमारे देश। कौन इश्यू करता है? किसी भी देश की सेंट्रल बैंक क्या करती है? नोट इशूइंग पावर होता है। करेंसी को जारी करने का अधिकार हमारे देश में आरबीआई के पास है। अच्छा, शुरुआत में जो सेंट्रल बैंक हुआ करती थी वो फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसीज इश्यू करती थी। कई बार उसको बोलते थे कन्वर्टेबल मनी। इसका मतलब है आप पैसा दे करके अपनी बैंक से वापस गोल्ड ले सकते हैं। बट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यह सिस्टम बंद कर दिया गया। हाँ, गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यह सिस्टम बंद कर दिया। अब मनी कन्वर्टेबल नहीं रहा। अब बैंक आपको बदले में, रुपए के बदले में गोल्ड नहीं देगी। फ्रीली कन्वर्टेबल था पहले। अब क्या सिस्टम आया है? अब आया है इनकन्वर्टेबल मनी। सर इनकन्वर्टेबल? हाँ भाई, बैंक्स आपके रुपए को अब गोल्ड में कन्वर्ट करने का प्रॉमिस नहीं करती है। इसका मतलब है बैंक आपके पैसे को जिम्मेदारी लेगी कि ये पैसा हम इश्यू कर रहे हैं, गवर्नमेंट इश्यू कर रही है। लिखा होता है, क्या पता है कि नहीं? नोट में अगर ध्यान से देखना, करेंसी के नोट्स में देखना, यहां लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा यहां पर? यहां अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा मिलेगा कि मैं धारक को 500 अदा करने का वचन देता हूं। अरे भाई, करेंसी नोट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि आप ऐसा जो देख रहे हैं वो लिखा हुआ उसमें मिलेगा। तो ये एक फिएट मनी बन गया। अभी ये जो पेपर मनी है हमारे भारत में, वो फिएट मनी बन गया है। फिएट शब्द का मतलब होता है एक ऐसा मनी जिसपे गवर्नमेंट ने इसे लीगल घोषित कर दिया है, अर्थात एवरीबडी हैज टू एक्सेप्ट इट। हर एक को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के ऑर्डर से, ये गवर्नमेंट के आदेश से इसको मार्केट में सर्कुलेट किया जाता है। तुम किसी कागज में, ये तुमसे पूछ रहा हूं, तुम किसी कागज में गांधी जी का फोटो बना करके और उस पर लिख दो 500 रुपया, तो क्या कोई एक्सेप्ट करेगा कि 500 है? क्या कहते हो? तुमने लिख दिया किसी नोट, किसी कागज के टुकड़े पे 2000 रुपया और अपनी फोटो लगा दी उस पर, तो क्या कोई मान लेगा? जवाब है कभी नहीं मानेगा, क्योंकि इसे गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है। समझ गए ना? तो गवर्नमेंट ने इसे डिक्लेयर कर दिया कि हम हैं इसके पीछे। ये जो कागज का टुकड़ा है, इस कागज के टुकड़े को आप लोग 2000 रुपया मान लीजिए, 500 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, जितना इम्प्रिंट है। हाँ, इसीलिए अब ये फिएट मनी कहलाता है। समझ गए फिएट मनी का मतलब? तो हमारे देश में जो नोट्स और कॉइन्स हैं, ये सब है करेंसी। नोट भी करेंसी है, मनी का एक रूप है करेंसी, काइंड है। आइए, अब आता है एक और टाइप आता है जिसे हम डिपॉजिट मनी या बैंक मनी करते हैं। यूजुअली मैं और आप क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक्स में जाते हैं और अपने पास जो फालतू पड़े पैसे हैं, आइडियल कैश पड़ा है, उसको जाके अपने अकाउंट में जमा कर देते हैं, सेविंग अकाउंट में, जहां पर आप जब जरूरत पड़े वापस निकाल भी सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको बैंक चेक देती है। हाँ भाई, चेक काट के किसी को पेमेंट कर दो जिसको पेमेंट करना है। बट चेक क्या है? चेक एक ऑर्डर है। एक ऑर्डर है ड्रॉअर का। ड्रॉअर कौन होता है? जिसको चेक बनाता है, जो चेक भरता है। ठीक है, ऑर्डर है ड्रॉअर का ड्रॉई को। ड्रॉई कौन होती है? बैंक। कि वो पेमेंट कर दे जिसका नाम लिखा है चेक पर या उसके ऑर्डर पर। तो चेक, अब कोई चेक लेने से मना भी कर सकता है, कहता ना 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 भैया, हम तो चेक आपसे नहीं लेंगे। तो इसका मतलब आपके पास जो डिपॉजिट मनी है वो लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति उसको लेने से मना करता है, कह रहा मुझे चेक नहीं चाहिए भैया, पैसा तुरंत दीजिए, अभी कैश दे दीजिए तो मैं ले लूंगा, आपको सामान दे दूंगा। कहेगा चेक नहीं दूंगा, क्योंकि ही हैज राइट टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ चेक, बट करेंसी नोट्स को वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है। समझ गया ना? आइए तब समझते हैं इसी शब्द से कि लीगल टेंडर मनी, जिसका मतलब है कि एक ऐसा मनी जिसको गवर्नमेंट की पीछे से बैकिंग है, गवर्नमेंट का पीछे से सपोर्ट है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही उसे बैंक्स, हाँ, आरबीआई उसे सर्कुलेट कर रही है। अब आता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, अर्थात ये वो पैसा है, ये वो करेंसी है जिसको लिमिटेड एक्सटेंट तक, एक सर्टन मैक्सिमम अमाउंट तक ही आप एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद लेने से मना कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, आपको किसी को पेमेंट करना है। लेट्स से तुमने परचेस किया एक मोबाइल,
चलो 20,000 का तुमने मोबाइल परचेज करना है, तुम गए दुकानदार से 20,000 का मोबाइल परचेज कर लिया। पैसे देने के समय तुमने क्या कर दिया, 20,000 के कुछ सिक्के दे दिए। कहा भैया ये सिक्का है, बोरा भर के ले लो। लो भैया ये बोरा भर का सिक्का है, ले लो, 20,000 के सिक्के रख लो। दुकानदार कहेगा भैया वापस करिए सिक्का, ले जाइए, मैं नहीं लूंगा। तो क्या वो सिक्के को लेने से मना कर सकता है? स्पेशली 50 पैसा से कम के कॉइन्स को लेने से मना कर सकता है? जवाब है हाँ, क्योंकि उस पर एक लिमिट लगा दी गई है कि इतना मैक्सिमम लिमिट तक ही वो एक्सेप्ट कर सकता है, और वो मैक्सिमम लिमिट 25 रुपए है। कितना? 25 रुपए के बियॉन्ड कोई कॉइन्स लेने से मना कर सकता है। हाँ, 25 रुपए के बियॉन्ड। तो ये लिमिटेड लीगल है, मतलब लीगल है, गवर्नमेंट की बैंकिंग है, पर अनलिमिटेड एक्सटेंट तक आप उसका पेमेंट यूज करने में नहीं दे सकते हैं। तो एग्जांपल दूं, इसका मतलब है कि बड़े कॉइन्स, हाँ बड़े कॉइन्स, हमारे भारत में तो अब धीरे धीरे 25 पैसे का कॉइन तो आउट ही हो गया सर्कुलेशन से, और लगता है 50 का भी कॉइन आजकल मिल नहीं रहा है। शायद 1 रुपीज के कॉइन्स भी बहुत कम अवेलेबल हैं। क्या कहते हैं? आजकल कॉइन्स कम मिल रहे हैं क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना। तो अब अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या होता है? अगर किसी को पेमेंट करनी हो और वो मैक्सिमम लिमिट कोई ऊपर की नहीं है, आप सारा पेमेंट, हाँ तुमने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, तुमने एक लैंड खरीद ली, लैंड की कीमत है 2 करोड़ रुपया, ठीक है, 2 करोड़ की तुमने एक लैंड खरीद ली, और जिसको पेमेंट देना था तुमने उसको क्या कर दिया, 10-10 के नोट दे दिए। ध्यान से सुनिएगा, कितने के नोट? 10 रुपीज के नोट। क्या वो लेने से मना कर सकता है? क्योंकि नोट अब बोरे भर के आएंगे। हाँ 10 रुपीज के नोट देने हैं और वो भी 2 करोड़ देना है। हाँ अब वो लेने से ना नहीं कर सकता। अगर आप जिदिया जाओगे, हाँ इफ यू फोर्स हिम कि नहीं भैया मैं तो तुमको यही दूंगा, 10 के नोट ही दूंगा, और ये 2 बोरे हैं ले लो भर के भैया, एक एक बोरा 1-1 करोड़ का है, क्या कहना चाहते हो? नो अपर लिमिट, क्योंकि ये 10 रुपए का नोट जो है क्या है, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। तो हमारे देश में 50 पैसे और उससे अधिक के पैसों को क्या मान लिया गया है? करेंसी नोट्स को मान लिया गया अनलिमिटेड। हालांकि मैंने बता दिया कि अब 50 पैसा भी लोग कम एक्सेप्ट कर रहे हैं, या इवन कॉइन्स भी मना कर दे रहे हैं। हाँ इसका मतलब है कि कई चीज हमारे और सामने वाले दुकानदार के बीच में क्या होता है, या बायर और सेलर के बीच में क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। पर अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी को कोई भी लेने से ना नहीं कर सकता। आप चाहें तो उसके खिलाफ पुलिस में एक्शन ले सकते हैं और वो हार जाएगा व्यक्ति, क्योंकि आपके पास पावर है, गवर्नमेंट की आपके पास बैकिंग है। नोबडी कैन से नो टू दी करेंसी नोट्स। देश में चलने वाले पेपर मनी को लेने से कोई ना नहीं कर सकता, कितने भी एक्सटेंट तक का आपको पेमेंट लेना हो तो। समझ गए नाम है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। आइए मनी के फंक्शंस को समझते हैं। पैसे का फंक्शंस, तो पैसों के फंक्शंस को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी क्योंकि ये वो फंक्शन है जिसको फंडामेंटल या एसेंशियल फंक्शन बनाया गया है, अर्थात ये वो फंक्शन है जिसके लिए मनी को खोजा गया था। इन्वेंटिव मनी इसलिए इस फंक्शन के लिए हुआ था, इसीलिए कहते हैं प्राइमरी, पहला फंडामेंटल फंक्शन है। अब इसमें क्या है? इसमें आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों पैसा लगाया गया, क्यों मनी को इन्वेंट किया? इसीलिए क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो रही थी डबल कोइंसिडेंस की, हमें प्रॉब्लम हो रही थी बार्टर सिस्टम में। तो बार्टर सिस्टम की कमियों को दूर करने के लिए, एक्सचेंज की समस्या को दूर करने के लिए, मुझे कोई वस्तु चाहिए, सामने वाले को मेरी वस्तु नहीं समझ में आ रही है, अब क्या करें? एक्सचेंज तो नहीं पॉसिबल पाएगा, पर मनी हर एक को चाहिए। डॉक्टर के पास जाओ मनी चाहिए, टीचर के पास आओ मनी चाहिए, कोई भी जगह चले जाओ भाई, किसी भी जगह पे चले जाओ, हर व्यक्ति तुमसे मनी लेने को तैयार है। हाँ हर चीज बिक रही है, आपको पैसा देना है और सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो मनी ने क्या कर दिया है? इस समस्या को दूर कर दिया है। मनी इज जनरली एंड वाइडली एक्सेप्टेड एज द मीडियम विथ मोस्ट ऑफ द परचेजेस। अब वो गुड्स की परचेज हो, सेल हो, या सर्विसेज का हो, सर्विस भी पैसे के टर्म्स में मेजर की जा सकती। देखा, तो हर चीज मनी के टर्म्स में मेजर की जा रही है। मनी ने वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बचाया जो पहले बार्टर में होता था। समझ गया ना? तो सारी समस्याओं को दूर कर दे रहा है। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मनी दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है वो कीमत बताना। हाँ तुम बताओ कीमत कितनी है तुम्हारी, भैया मैं तुम्हें कीमत दे दूंगा। तो कोई भी चीज हो, वस्तु हो या सर्विस हो, आज उसकी कीमत लगाई जा सकती है।
ये अलग बात है कि हम जो उसकी कीमत लगाते हैं उसे हम प्राइस बोलते हैं। अब भाई तुम समझो कि तुमने क्या किया, मार्केट में कोई चीज खरीदनी है। जैसे तुम्हें मार्केट में आलू खरीदना है, पोटैटो आलू, तो तुम आलू खरीदने के, भैया 2 किलो आलू दे दो। तो ये 2 किलो क्या है? आलू का यूनिट है जिसमें आलू को नापा जाएगा। वैसे ही हर वस्तु की यूनिट है रुपया, मनी। हर वस्तु की कीमत नापी जा सकती है। तो मनी में हर चीज को मेजर किया जा सकता है, वो वस्तु हो सर्विस हो। वी कैन एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड दिस इज कॉल्ड एज प्राइस। तो प्राइस क्या है? प्राइस कुछ और नहीं है बल्कि मनी के रूप में है। हम रुपीज में बोलेंगे, इंडिया में है। यही चीज तुम इंग्लैंड में रहोगे तो हो सकता है उसको पाउंड में बोलोगे, यूएस में रहोगे, यूनाइटेड स्टेट में रहोगे तो यही चीज डॉलर में बोलोगे, पर बोलोगे तो मनी। चलिए, अभी तक हमने देखा प्राइमरी फंक्शन, और अब बारी है सेकेंडरी फंक्शन। वो फंक्शन जो प्राइमरी की वजह से हो पा रहा है, मतलब इस फंक्शन को प्राइमरी से निकाला गया है। प्राइमरी दो फंक्शन अगर ना होते, दैट मींस मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता और मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होता, तो ये फंक्शन नहीं हो पाता। अब इस फंक्शन का, सेकेंडरी फंक्शन का पहला पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो मैंने बताया मनी फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस को, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स को पेमेंट करने में मदद कर सकता है। क्यों? क्योंकि मनी को इजीली आप क्या कर सकते हैं, यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मनी फ्यूचर के चीजों को खरीदने, बेचने, ट्रांसफर करने में मदद कर सकता है। मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड दिस टाइम द पेमेंट इज एक्सप्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर पीरियड ऑफ टाइम में पेमेंट करना है, भाई मैंने बताया था ना, अगर आपको मोबाइल खरीदना है और किस्तों में खरीदना है, ईएमआई में खरीदना है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में खरीदना है, बहुत आसानी से पॉसिबल है मनी की वजह से। और आजकल वैसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे इंटरेस्ट का पेमेंट, रेंट का पेमेंट, सैलरी का पेमेंट, पेंशन का पेमेंट, और सबसे अच्छा है कोई चीजें खरीद रहे हैं, ड्यूरेबल गुड्स खरीद रहे हैं, लो मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, फ्रिज ले लो, एसी ले लो, सब कुछ मिल रहा है ईएमआई में। तो मनी है तभी तो दे पा रहे हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो मनी से क्या हो पाया, मनी से इन सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और मनी सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। मनी हर चीज को डेफिनाइट और स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट में एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, सब लोग लेने को तैयार हैं। यस, आइए स्टोर ऑफ वैल्यू। तो पहले अगर किसी के पास 100 बकरियां थी, एक फार्मर है, उसके पास 100 गोट्स है, तो फार्मर रिच है, 100 बकरियां बहुत है भाई, पर वो बकरियां अपने आने वाली 2 जनरेशन को पास ऑन करना चाहता है, उनके लिए रखना चाहता है 2 जनरेशन बाद के लिए। नहीं रख पाएगा क्योंकि बकरियां मर जाएंगी। फूड ग्रेन्स है उसके पास 100 बोरे, खराब हो जाएंगे। तो पहले बाटर टाइम पे क्या होता था, जो गुड्स होती थी स्टोर नहीं की जा सकती थी, ज्यादातर पेरिशेबल नेचर की होती थी, उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। हाँ, या तो स्टोरिंग के लिए बहुत सारा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस समस्या को दूर कर दिया मनी ने। मनी को होल्ड करना, मनी क्योंकि आपकी जनरल परचेजिंग पावर होती है, पैसा खरीदने की क्षमता होती है आपकी, तो ये आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, इजीली होल्ड कर सकते हैं, विदाउट फॉल इन दी वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। ये फायदा मिलता है मनी। मनी आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तीसरा और इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब अगेन, क्योंकि मनी जनरली एक्सेप्टेड है, हर लोग इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में लेना देने को तैयार हैं, तो इसीलिए अगर मुझे कोई सामान चाहिए, मुझे लेट से चॉकलेट चाहिए, कैंटीन में जाऊंगा स्कूल के, भैया ये लो 50 रुपए और मुझे कैडबरीज चॉकलेट दे दो। क्या हुआ, मुझे मिल गया चॉकलेट, दुकानदार को मिल गया पैसा, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मुझे गुड मिला, उसे वैल्यू, उसे उसकी कीमत मिल गई। तो ये पॉसिबल है, हाँ भाई मनी है तो पॉसिबल है मनी से। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस हम पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, मेरे पास दिल्ली में मकान है, ठीक है, मुझे दिल्ली से मुझे शिफ्ट कर दिया गया, क्या है आपकी पोस्टिंग अब परमानेंटली कलकत्ता कर दी जाती है, मुझे कोलकाता भेज दिया गया है, तो दिल्ली वाली प्रॉपर्टी बेच देंगे, वहां से पैसा शिफ्ट कर देंगे कहां पर, कोलकाता जाएंगे, वहां मकान खरीद लेंगे, वो जो पैसे मिले वो कोलकाता में खरीद लेंगे। तो पॉसिबल है, हाँ भाई ट्रांसफर ऑफ वैल्यू पॉसिबल है, वो भी इजीली, क्विकली। आजकल तो बैंकों ने चुटकियों बजाते ही काम कर दिया, और सबसे अच्छा तरीका है आजकल
हाँ समझ गए, यूपीआई पेमेंट, मोबाइल पेमेंट, है ना, फोन पे यूज करते हो, गूगल पे यूज करते हो, बट से तो ट्रांसफर कितना आसानी से कर सकते हैं। अब जो तीसरा और आखिरी फंक्शन आ रहा है, तीसरा और आखिरी हेडिंग आ रहा है मनी में, वो है कॉन्टिजेंट फंक्शन। कॉन्टिजेंट मतलब होता है प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन के बाद का फंक्शन। ये वो फंक्शन होता है जो कि मनी को हेल्प कर रहा है, इन मनी के यूजर्स को हेल्प कर रहा है, जैसे कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को। ये मनी के कौन है? कंज्यूमर्स हैं, यूजर्स हैं। क्या यूज कर रहा है? इनको डिसीजन लेने में मदद कर रहा है, इसीलिए कॉन्टिजेंट है। कॉन्टिजेंट मतलब होता है हैपनिंग ऑफ ए इवेंट है, इस इवेंट के लिए पैसा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे सबसे पहला है कॉन्टिजेंट के अंदर मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। मनी मुझको और आपको, मैं हूं कंज्यूमर, मैं आम आदमी हूं, मैं कंज्यूमर हूं, मैं जब गुड्स खरीदने जाता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि जितना मैं पैसा दे रहा हूं उतने रुपए की मुझे सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, उससे कम की नहीं मिलनी चाहिए। मेरा और तुम्हारा पहला यही कोशिश होता है। तुम गए, ध्यान से सुनना, तुम गए कॉफी शॉप में कॉफी पीने के लिए, अब अच्छी से एम्बियंस में, हाँ जहाँ खूबसूरत सा एम्बियंस है, खूबसूरत से सोफा वोफा लगे हैं, एसीज, बहुत अच्छा सा एम्बियंस है, कॉफ़ी वाला कह रहा है भैया 50 रुपये की कॉफ़ी, आप तुरंत 50 रुपये दे दोगे, क्योंकि आप देखोगे कॉफ़ी 50 की नहीं है, बट कॉफ़ी की कीमत आपके लिए 50 रुपये इसलिए है क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ओवरऑल वर्किंग है, हाँ वहाँ वेटर्स काम कर रहे हैं, है ना, वहाँ वेटर्स काम कर रहे हैं, और उसका जो कॉस्ट है वो 50 के बराबर आपको लगता है, आप तुरंत 50 रुपया दे दोगे और कहोगे हाँ भैया कॉफ़ी दीजिए, और 50 रुपये आप दे दोगे, क्योंकि आपको 50 रुपये की सेटिस्फेक्शन मिलेगी उस कॉफ़ी को पी करके। यही एग्जाम्पल फिर से सुनिए, आप सड़क के किनारे जो ठेले लगे होते हैं या छोटे मोटे कॉफ़ी शॉप्स होते हैं, जहाँ पे सड़क के किनारे बैठा देगा, कहेगा भैया कॉफ़ी के 50 रुपये दे दीजिए, कहेगा पगलाए हो क्या जी, 50 रुपये की कॉफ़ी, ये क्या है, सड़क पे 50, 10 रुपया देंगे। देखा, ये मेरा और आपका नेचर, हम क्या कर रहे होते हैं, वही प्राइस देना चाहते हैं जितने की हमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम इसे कीवर्ड को याद कर लेंगे। क्या कंज्यूमर चाहता है? अ कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस हिज टोटल यूटिलिटी इन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। क्या करता है वो मार्जिनल यूटिलिटी खोजता है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन खोजता है अलग अलग कमोडिटी की, और उतना ही प्राइस रेशियो देने को तैयार हो। हाँ ये मैं और आप हमेशा करते हैं, पर अगर रुपया ना होता, मनी ना होता, क्या हम ये कर पाते? क्या हम यूटिलिटी को मेजर कर पाते? जवाब है नहीं। तो इसीलिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी करता है मनी। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स। अब 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, होता है ये चारों फैक्टर, जानते ही हैं। अब लेबर की बात करते हैं। एक प्रोड्यूसर को लेबर चाहिए, तो लेबर को क्या दें? आप कहेंगे सर वेजेस दे दें, सैलरी दे दें, कितना दें? तो अगेन प्रोड्यूसर अपने लिए क्या देखता है कि एक प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के सिचुएशन में वो चाहता है कि मैं उसकी प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे जितना उस लेबर से काम मिल रहा है उतना ही उसको वेज दूंगा। अगर लेबर का वेज मुझे लग रहा है उतना में देने के बावजूद मैं उससे उतना प्रोडक्टिविटी नहीं ले पा रहा हूं, नहीं रखूंगा। यस, एक प्रोड्यूसर नहीं रखेगा। तो इसीलिए रेन्यूमरेशन मतलब वेज रेट कैसे डिसाइड होता है? मनी के टर्म्स में। हर एक फैक्टर का एक मनी रेट है। कैपिटल के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो आप कैपिटल को ऐसा यूज करते हो ताकि आप उससे ज्यादा पैसा कमा पाओ। ये प्रोड्यूसर को देखना होता है फैक्टर्स को लगाते समय। और पूरी कंट्री की बात कर लो मुझसे, हमारे पूरे देश में जब नेशनल इनकम की बात करते हो तो उसको बोलते हैं सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द रेसिडेंट्स। हाँ, प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द रेसिडेंट्स इन अ कंट्री, इसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम में हर एक फैक्टर का योगदान होता है। नेशनल इनकम में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका कंट्रीब्यूशन, हाँ 4 फैक्टर होंगे, लैंड, लेबर, तो उनका पेमेंट गुड्स के टर्म पे नहीं होगा, मनी के टर्म्स में होगा। देश में कितने लेबर काम कर रहे हैं, देश में कितना कैपिटल काम कर रहा है, कितना लैंड काम कर रहा है, और एंटरप्राइज, सबको उनका शेयर मनी के टर्म्स में दे पाएंगे। याद रखिए गुड्स के टर्म में नहीं देते हैं क्योंकि इजीली मेजरेबल है। और लास्ट फंक्शन ऑफ मनी वो है बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट मतलब लोन। सोचिए बैंकों में पैसा जमा ही नहीं हुआ है, मनी नहीं है बैंक में, तो बैंक लोन कहां से देगी? तो लोन तभी संभव है, चेक तभी संभव है, ड्राफ्ट तभी संभव है
क्रेडिट, कैश क्रेडिट तभी संभव है जब बैंकों में पैसा होगा। पैसा होगा तो ही बैंक लोन या क्रेडिट सिस्टम कर पाएगी। इसका मतलब है कोई भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट चाहे बिल हो चाहे चेक हो, संभव नहीं है अगर उसके अगेंस्ट में क्या हो, मनी ना हो। तो मनी है, उसी की तो बैकिंग में चेक दे रही बैंक आपको, समझ गया ना। कह सकता हूं कि मनी इज एट द बैक ऑफ ऑल लोन्स, ऑल क्रेडिट। तो फंक्शन सारे हमने कर लिए हैं। आइए एक कपलेट में, एक दोहे में इस पूरे फंक्शन को याद कर लेंगे। हाँ, ये दोहा है, कह सकते हैं। क्या दोहा है आखिरी में? मनी इज मैटर ऑफ फंक्शंस ऑफ 4। मनी में 4 मेजर फंक्शंस है, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। चलो याद कर लो तुलसीदास के दोहे की तरह, ठीक है। आते हैं अब अगला टॉपिक, सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई, क्या मनी भी कोई बेचता है? भैया रुपए ले लो, डॉलर ले लो, नहीं नहीं, वो वाला सप्लाई नहीं, वस्तु वाला सप्लाई नहीं, बल्कि सप्लाई बताता है स्टॉक, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक के पास, याद रखिएगा, पब्लिक मतलब यहां पे गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक मतलब यहां पर बैंक्स नहीं है जो पैसा बना रही हैं, उनको छोड़ दो। तो वो सारा पैसा जो पब्लिक के पास है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिससे वो पेमेंट कर सकते हैं, जिसे वो स्टोर करके रखे हुए हैं। इसका मतलब जो पैसा भी तुम्हारे पास है, हाँ मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम्हारे पास जेब में कितना है भाई, जरा चेक करो तो, निकालो अपने पैसे जो जेब के हैं। मेरे पास जेब में भी हैं कुछ पैसे, ये है पैसा मेरे पास जेब में। तो जो पैसा मेरे पास अभी है और जो पैसे मेरे पास रखे हैं, जिसे मैं यूज कर सकता हूं, भले वो बैंक में ही रखे क्यों ना हो, मेरे पास वो मेरा पैसा है, हाँ, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अभी। इसे कहते हैं क्या? मनी सप्लाई। क्लियर? अब इसमें डेफिनेशंस में कुछ खास बातें हैं। पहली खास बात क्या है? 2 मेन ध्यान देना है। पहला है पब्लिक के पास पैसा होना चाहिए। ये पैसा किसके पास होना चाहिए? पब्लिक में। इसका मतलब है जो पैसे को बनाते हैं, जैसे बैंक्स, जैसे गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक्स, ये लोगों के पैसे को मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना है। और मनी एक स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक मतलब होता है जब इसको मेजर करते हैं तो एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर करते हैं। जैसे 1 जनवरी को, एग्जांपल है, 1 जनवरी को देश में कितना मनी है, 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी, हाँ, इसे कहते हैं अगेन मनी सप्लाई। आइए, मनी सप्लाई के 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, हाँ, 2 कॉमन कंपोनेंट्स हैं, वैसे हम और भी पढ़ेंगे। जैसे पहला कंपोनेंट है करेंसी, जिसको हम जानते हैं देश में जो कॉइन्स और देश में जो पेपर मनी चल रहा है, पेपर करेंसी चल रहा है, इन दोनों को हम लोग कहते हैं, हाँ, मनी कंपोनेंट या करेंसी कंपोनेंट। याद रखिएगा, जितने भी अंडर डेवलप्ड देश है, जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहां पर करेंसी नोट्स ज्यादा चलन में है, हाँ, लोग इनका ज्यादा यूसेज कर रहे हैं। जबकि डिपॉजिट मनी ये वेस्टर्न कंट्रीज में, यहां जहां बैंकिंग सिस्टम बहुत एडवांस्ड है, बहुत डेवलप्ड है, वहां ज्यादा है। वहां पर डिपॉजिट कंपोनेंट, जिसमें बैंक में जब पैसा जमा करते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट के रूप में हो, करंट अकाउंट के रूप में हो, वहां पे ये कंपोनेंट ज्यादा। तो ये रहा कुछ M1 सप्लाई, जिसको सबसे वाइडली एक्सेप्टेड सप्लाई माना गया है। इसमें करेंसी विद बैंक, डिपॉजिट्स विद दी कमर्शियल बैंक्स। तो ये तो हो गया कॉमन डेफिनेशन, बट इसको नैरो डेफिनेशन माना गया है। इसके ऊपर माना गया है करेंसी विद पब्लिक, डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक बाय बैंक इन द बैंक्स, मतलब हम जो पैसा बैंक से निकाल सकते हैं अपनी मर्जी से, उसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। इसे कई बार चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं। और टाइम डिपॉजिट मतलब होता है वो पैसा जो एक फिक्स टाइम के बाद ही निकाल सकते। तो ये तो हो गए एग्जाम्पल्स। अब हम बेसिकली समझने वाले हैं हमारे इंडिया में, ये तो वर्ल्ड का समझे थे ना, अब हमारे इंडिया में आरबीआई क्योंकि चलाती है ना हमारी पॉलिसीज को, तो 4 मेजर्स ऑफ सप्लाई बताया गया, M1, M2, M3, M4, 4 M बताए गए। पहला M, M1, ध्यान से देखिएगा, इसको याद करना है। पहला M है करेंसी, मतलब वो नोट या वो कॉइन्स जो लोगों के पास है। करेंसी में दोनों आते हैं, मैंने बता दिया, सिक्के भी आते हैं और पेपर मनी भी आता है। दूसरा क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द बैंक। अब बोलेंगे सर डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? ये वो डिपॉजिट होता है जो हम बैंक से जब चाहे तब निकाल सकते हैं, अर्थात हमारा सेविंग अकाउंट, हमारा करंट अकाउंट, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा ऑन डिमांड बैंक से हम चाहे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरा पैसा है भाई। और कौन सा डिपॉजिट है? अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। कुछ पैसे आरबीआई के पास भी जमा होते हैं, ज्यादातर डिपॉजिट्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
हाँ, जैसे IDBI, ICICI, इनके पैसे क्या है, बैंकों के पास जमा है, या डिपॉजिट ऑफ द फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, इसको कहते हैं अदर डिपॉजिट्स। तो फॉर्मूला बन गया M1 इज इक्वल टू C, दैट इज करेंसी, DD डिमांड डिपॉजिट, OD अदर डिपॉजिट्स विद RBI। चलो ये तो हो गया M1। अगेन M1 सबसे नैरो मनी सप्लाई है, सबसे कम पैसा जिसमें होगा वो सप्लाई मनी M1 में होगा। M1 से बड़ा कौन है, M2। तो M2 में क्या है, M1 पूरा इंक्लूड कर देंगे प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। आजकल पोस्ट ऑफिस भी बैंक्स की तरह काम करती है, आप मैं जब चाहे तब पोस्ट ऑफिस में जा करके अपने अकाउंट खुलवा सकते हैं, पैसे जब चाहे तब जमा कर सकते हो, इसीलिए नाम दिया गया है SD, सिंपल कर दिया है, सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। तो M1 से बड़ा हो जाएगा M2, क्योंकि M1 पूरा इंक्लूडिंग है। अब आता है M3, इसमें क्या आ जाएगा, M1 फिर से आ जाएगा, दैट मीन C प्लस DD प्लस OD, M1 तो आ गया, प्लस नया चीज आ गया टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, ये वो डिपॉजिट होता है जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल बाद ही आप बैंक से निकाल सकते हैं, जैसे कि FD फिक्स डिपॉजिट, जिसके अंदर आता है रिकरिंग डिपॉजिट, जो आप बार बार पैसा जमा करते हो पर एक बार में ही निकाल सकते हो। इन दोनों को टाइम डिपॉजिट कहा गया है। इसका विड्रॉल एक सर्टेन इंटरवल बाद ही आप कर सकते हैं, मैच्योरिटी पीरियड में करते हैं। तो M3 अब सबसे बड़ा, सबसे वाइडेस्ट और मोस्ट एक्सेप्टेबल सप्लाई ऑफ मनी M4। जी हाँ, M4 में क्या आ जाएगा, M3 आ जाएगा, दैट मीन्स टाइम डिपॉजिट भी आ जाएगा, और क्या आएगा, टोटल डिपॉजिट्स विद दी पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जो भी तरह के हम डिपॉजिट्स कर रहे हैं उन सबको ले लेंगे, हमारा बन जाएगा क्या, M4। तो M4 सबसे वाइडेस्ट हो गया। M4 में क्या आया जरा देखिए तो, M4 में आया C प्लस DD प्लस OD, ये तीन तो आ गया, क्योंकि ये तीनों किसके कंपोनेंट है, ये तीनों हैं M1 के कंपोनेंट। तो M1 आ गया पूरा, प्लस क्या आया, प्लस आया टाइम डिपॉजिट। ये टाइम डिपॉजिट किसका कंपोनेंट था, ये टाइम डिपॉजिट, ये टाइम डिपॉजिट यहां से लेके यहां तक, ये हो गया M3। और चौथा और आखिरी चीज हमने जोड़ देनी है इसके अंदर, क्या जोड़ना है इसके अंदर, अब इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस, दैट मींस TDP, दैट इज टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। इन सबको प्लस कर देंगे, M4 आ जाएगा, जो कि वाइडेस्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई का सबसे बड़ा, सबसे वाइडेस्ट डेफिनेशन है। अच्छा, अब RBI तो रुकती वाली है नहीं, जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंजेस आ रहा है RBI भी चेंजेस करेगी। तो RBI ने अपनी डेफिनेशन में कुछ चेंज किया। RBI ने रिसेंटली एक नया सजेशन दिया, हाँ, VK रेड्डी कमेटी ने एक नया सजेशन दिया, जिसमें एक MO को जोड़ दिया गया। MO M1 M3 M2 और M3 जोड़ दिया गया। तो MO क्या है, ये एक नया मनी सप्लाई है। आइए समझते हैं, MO का एक स्पेशल नाम भी है, हाई पावर्ड मनी। हाँ, इसके बाद बहुत पावर है क्या, हाँ अभी समझाता हूं इसका क्या मतलब है। हाई पावर का मतलब ताकतवर नहीं, हाई पावर का मनी का मतलब है कि इसमें करेंसी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, करेंसी जो कि लोगों के पास है, और करेंसी जो बैंकों के पास है। तो करेंसी इन सर्कुलेशन, मैंने लिखा CC, करेंसी विद बैंक्स, जो पैसा बैंकों के पास भी जमा है, ध्यान दीजिएगा, विद RBI और अदर डिपॉजिट्स। तो इस बार क्या नई चीज आ गई, इसका मतलब है आम लोगों के पास जो पैसा है, मतलब कॉइन्स हैं और नोट है, वो तो आ गया, वो ये रहा, प्लस जितना भी पैसा बैंकों का RBI के पास जमा है, उसको CRR के रूप में कहते हैं, SLR के रूप में कहते हैं, आपको याद होगा, CRR स्पेशली जो कैश रिजर्व रेशियो, वो सब ऐड कर दो, बन जाएगा हाई पावर्ड मनी, MO इसका नाम दिया गया है। तो द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सेंट्रल बैंक मनी। क्या चीज, वो सारा पैसा जो देश की सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे देश में RBI है, जो भी पैसा उसके पास है, वो पैसा बन जाएगा हाई पावर्ड मनी। याद रखिएगा, हाई पावर्ड मनी का दूसरा नाम मॉनेटरी बेस भी है, क्योंकि इसमें सारे कॉइन्स आ जाने वाले हैं, सारा करेंसी आने वाला है, सारा डिपॉजिट्स जो बैंकों के पास रिजर्व्स के रूप में रखा है, सेंट्रल बैंक रिजर्व्स जमा कराती है, याद रखिएगा, तो वो सबको ऐड कर देते हैं। चलो, मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब मनी का हाँ एक्सेस होना देश में प्रॉब्लम है। तो अब टॉपिक आ रहा है इन्फ्लेशन। सर, महंगाई डायन खाए जात है, नहीं सुना है क्या ये लाइन? चलिए आज मुझसे सुन लीजिए, क्या होता है इन्फ्लेशन? टेडी,
एंड कांस्टेंट राइज इन प्राइसेस ऑफ जनरल प्राइस लेवल। मतलब लगातार कीमतें बढ़ते रहना। क्या मतलब है, अगर कीमत बढ़ रही है और धीरे धीरे बढ़ रही है और फिर फॉलो जा रही है, प्राइस राइज हो रहा है पहले 5%, फिर अगले दिन गिर जा रहा है 2%, फिर अगले दिन बढ़ जा रहा है फिर 4%, फिर गिर जा रहा है 3%, जी नहीं, ये इन्फ्लेशन नहीं। तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है एक ऐसा सिचुएशन जब कंटिन्यूअस और एप्रिशिएबल इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल हो। याद रखिएगा, प्राइस लगातार बढ़ती रहनी चाहिए और प्राइस लेवल क्या होने चाहिए, एप्रिशिएबल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि लोगों की नजरों में आए, समथिंग विच कैन बी नोटिस्ड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एप्रिशिएबल। तो इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल होना चाहिए। दूसरा, सिचुएशन ऑफ कंसिस्टेंट, लगातार, प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज, इंक्रीज के बाद डिक्रीज नहीं, लगातार क्या होना चाहिए, प्राइस लेवल इंक्रीज होना चाहिए। एक एप्रिशिएबल इंक्रीज, इसका मतलब है इंक्रीज ऑफ 2%, इंक्रीज ऑफ 3% इंक्रीज को इंक्रीज नहीं माना जाता है। अ माइल्ड इंक्रीज इज एक्चुअली गुड फॉर द इकोनॉमी। कीमतें एकदम नहीं बढ़ेंगी ना तो भी देश बर्बाद हो जाएगा, याद रखिएगा। थोड़ी थोड़ी कीमतें बढ़ती रहनी चाहिए, माइल्ड इंक्रीज अच्छा माना गया है। और लास्ट, इन्फ्लेशन को जब मेजर करते हैं तो इन्फ्लेशन का रेट बताना पड़ता है, यूजुअली परसेंट में बताते हैं। आइए इन्फ्लेशन के टाइप समझते हैं। पहला टाइप है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब डिमांड ही बढ़ गई है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़ पाई है। इमेजिन करिए मार्केट में एक सिनेरियो कि मार्केट में फूड ग्रेन्स जो है वो तो खेतों से आ रहा है और फूड ग्रेन्स की सप्लाई नहीं बढ़ रही है, खेतों का आउटपुट नहीं चेंज हो रहा है। बट क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई, क्या होगा, डिमांड पुश इन्फ्लेशन। समझ गया ना, ये कब हो रहा है, जब एग्रीगेट डिमांड, दैट मींस द टोटल डिमांड ऑफ द गुड एंड सर्विसेज वो इंक्रीज हो जा रही है। और देखिए इकोनॉमी में डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब बढ़ने लगेगी और उसके साथ सप्लाई भी बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं है, देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कभी आपने सोचा है जमीन के दाम क्यों बढ़ते हैं, आप कुछ करते भी नहीं है फिर भी जमीन के दाम बढ़ जाते हैं। आप 5 लाख की जमीन लेते हो 8 लाख हो जाती है, 8 लाख की जमीन लेते हो 10 लाख हो जाती है, 10 लाख की जमीन लेते हो 50 लाख हो जाती है, 50 की, अरे भाई क्यों, क्योंकि उसकी सप्लाई नहीं बढ़ रही है भाई, डिमांड बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन राइजिंग हो रही है, लोगों को घर चाहिए, खेत चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, जमीन चाहिए, इन सब के लिए जमीन चाहिए। बट सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही, सप्लाई तो कांस्टेंट है, लैंड कांस्टेंट है। नतीजा क्या हो गया, इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड बीट्स द सप्लाई, सप्लाई लिमिटेड है, सो प्राइस राइज अप हो जाता है, पुल अप हो जाती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अच्छा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का एक रीजन ये भी बताया गया है कि अगर सरकार क्या करे, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर दे। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब जानते हैं क्या होता है, मनी प्रिंट कर देना, एक ऐसा सिचुएशन जब टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू, सरकार के बजटरी खर्चे ज्यादा हैं और रेवेन्यू कम है, तो सरकार उसको पूरा करने के लिए नए नोट छापती है। पर जब नया मनी पंप इन हो जाता है मार्केट में, क्योंकि सरकार और नए करेंसी नोट छाप रही है, इससे महंगाई, यस, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाती है। डिमांड उसको अपने साथ ऊपर क्या करता है, खींच लेता है, किसको, कीमतों को, दाम भाग जाते हैं ऊपर, पुल हो जाते हैं। अब धक्का मारेंगे, ठीक है, हाँ कई बार गेटों पे लिखा होता है पुल और पुश, आप कंफ्यूज हो जाते हो, पुल में आप अपनी तरफ खींचते हो और पुश में क्या करते हो, अपने से दूर धकेलते हो। तो ये कॉस्ट की वजह से है, जब चीजों के सप्लाई चेंज हो जा रही है। एक प्रोड्यूसर है जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, कोई भी गुड्स बनाता है, ठीक, चलो मैं एग्जांपल देता हूं फर्नीचर के प्रोड्यूसर का, हाँ जो सोफा, पलंग, हाँ टेबल चेयर बनाता है, सोचिए उसकी बात करता हूं मैं। अब वहाँ के जो लेबर्स हैं उसे कह रहे हैं फर्नीचर वाले को कि भैया मेरी वेजेस बढ़ाओ, मेरी सैलरी बढ़ाओ। लेबर यूनियन इकट्ठा हो गई है कि हमारी मांगे पूरी करो, सैलरी बढ़ाओ, मांगे बढ़ाओ। ठीक है, प्रोड्यूसर मान जाता है उनकी बात, कहता है भैया चलो भैया तुम लोग जिद करो, तुम्हारी वेजेस बढ़ा देते हैं। तो अब ये प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसकी कॉस्ट तो बढ़ गई ना, उसके वेजेस इंक्रीज करने से उसकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्नीचर बढ़ गई, तो मार्केट में महंगे में बेचेगा फर्नीचर। तो महंगा क्यों हो गया, कॉस्ट के बढ़ने की वजह से। बस नाम है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन।
कॉस्ट ने क्या कर दिया, दाम को आगे धकेल दिया। तो वेज की वजह से हुआ, इसीलिए कई बार इसे बोलते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। कभी कभी कुछ मोनोपोलिस्ट लोग, अर्थात मोनोपोली वाले बिजनेस करने वाले लोग, या ओलिगोपोली जिसमें फ्यू लार्ज बिजनेस होते हैं, जैसे आपकी ऑटो इंडस्ट्री है या जैसे आपकी मोबाइल इंडस्ट्री है, ये जो मोबाइल सर्विसेज देती हैं, ये इंडस्ट्रीज क्या कर सकती हैं, अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर सकती हैं। उनको मालूम है कि हम मिल जाएंगे तो कोई हमें परेशान नहीं कर पाएगा, हम प्रॉफिट बढ़ा भी लेंगे तो लोग झक मार के हमसे खरीदेंगे। तो इसकी वजह से, अपने मोनोपोली पावर की वजह से ऐसा वो कर सकते हैं। इसकी वजह से भी दाम महंगा हो जाता है, हम इसे कहते हैं प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि प्रॉफिट उन्होंने ज्यादा चाहिए। अब प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दाम बढ़ाना पड़ेगा। पर ये दोनों काम कौन कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड। और अगर अभी तक समझ में अच्छे से नहीं आया है, स्टार्टिंग से रिलैक्स होकर के पूरा वीडियो देखें। नोट्स के लिए हमारे ऐप में आपको अवेलेबल होगा। नोट्स आर ऑल अवेलेबल इन अवर ऐप। बाय फ्रॉम नाउ।